हम अपने नए मिशन पर जयपुर रवाना हो गए। मैं और मेरा साथी सिख और हिंदू नाम के साथ रवाना हुए। मेरा नाम अमर सिंह और मेरे साथी का नाम विजय था। हमने जयपुर में एक मामूली होटल में क़याम किया और एक दिन उसी होटल में ठहरे रहे। अगले दिन मेरे साथी ने मुझसे कहा कि तुम्हें मालूम है कि किसी भी गैर मामूली वारदात के बाद पुलिस सबसे पहले होटलों का ही रुख करती है और यहाँ ठहरे हुए अफराद का शजरा नसब जानने की कोशिश करती है। इसलिए सबसे पहले तो हमें होटल छोड़कर कोई दूसरा महफूज ठिकाना ढूंढना होगा, बाकी सब कुछ बाद में देखेंगे। मैंने उससे इत्फाक करते हुए कहा, चलो पहले तो कोई मकान किराए पर हासिल करने की कोशिश करते हैं, इसी बहाने जयपुर की सैर हो जाएगी। थोड़ी देर बाद दोनों कपड़े बदलकर होटल से बाहर निकले। हमने फैसला किया था कि घूमने के लिए टैक्सी वगैरह से साइकिल रिक्शा ज़्यादा मुनासिब रहेगा। एक कदीर उम्र रिक्शे वाले ने इसरार करके हमें अपने रिक्शे पर बिठा लिया। हमने उसे यही बताया था कि जयपुर पहली बार आए हैं और मकसद सिर्फ सैर व तफरीह है। रिक्शा ड्राइवर इन्हें चांदपुर गेट के अंदर ले गया ताकि वो मुकम्मल तफरीह कर सकें। इस बाज़ार को देखकर विजय रिक्शे वाले पर बरस पड़ा। अबे गधे, हमारा मकसद ये वाली तफरीह नहीं, हम सिर्फ सैर करना चाहते हैं। रिक्शा ड्राइवर मस्कीन सी सूरत बनाते हुए हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी मुझे क्षमा कर दें। मैं इन साहब को देखकर यही समझा था कि आप इसी मंजिल के मुसाफिर हैं। अमर सिंह गुस्से से उसे देख रहा था। विजय ने अमर सिंह को मुखातब करते हुए शरारती लहजे में कहा, मिस्टर सिंह देख ली अपनी शनाख्त। आप जनाब का दावा था कि दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। अमर सिंह बोला, बको मत, और ड्राइवर से कहा, हमें सवाई मान सिंह गार्डन ले चलो। थोड़ी देर बाद वो एक खूबसूरत बाग में पहुंच गए। इस वसीओ अरीज बाग में तारीखी सवाई मान सिंह महल भी था, जो हिंदू और मुगल फन तमीर का खूबसूरत इम्तजाज था। बाग के अंदर ही छोटा सा चिड़ियाघर भी था। इसके बाद रिक्शा वाला इन्हें जंतर मंतर की तिलस्माती इमारत दिखाने ले गया। साइकिल रिक्शा ड्राइवर रामू इन्हें और इर्द गिर्द की इमारतों और सड़कों के हस्बो नसब से भी आगाह करता जा रहा था। रिक्शे के पीछे बैठे हुए इन्हें कुछ शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी, क्योंकि इस 20वीं सदी में भी इंसान को बारबरदारी के जानवर के तौर पर इस्तेमाल होते देखकर इन्हें अजीब सा महसूस हो रहा था। साथ ही भारत की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की के तमाम दावे मशकूक से नज़र आ रहे थे। इन्होंने रिक्शे वाले से इसका इजहार भी किया, लेकिन इसने जवाब में जो कुछ कहा वो भी नज़रअंदाज करने के काबिल ना था। उसने कहा, बाबूजी अगर सब लोग यही सब कुछ सोचकर मेरे रिक्शे में ना बैठें तो मैं शाम को अपने बाल बच्चों को क्या खिलाऊंगा? ये कैसी हमदर्दी है जो आप मुझसे करना चाहते हैं? ये सुनकर वो दोनों चुप हो गए, लेकिन सख्त धूप में ड्राइवर का बहता पसीना एहतराम आदमियत के सारे फलसफे को मुंतजिल कर गया। लेकिन गालबन ये एहसास सिर्फ इनकी ज़ात तक महदूद था, वगरना चारों तरफ हर शख्स बेनियाजी से अपने आप में मगन था। हनुमान मंदिर के दर्शन करते हुए जब इन्होंने सुर्ख सफ़ेद चिट्टादारी पंडित को देखा तो इन्हें बेइख्तियार मदकूक सा रिक्शा ड्राइवर रामू याद आ गया। विजय कहने लगा, अमर सिंह मुझे लगता है जैसे इन शानदार मंदिरों के हुस्न जमाल में इन ब्राह्मणों का कफारा छुपा हुआ है। वो पूरा दिन उन्होंने सैर तफरीह में गुजारा और विजयपुर का चप्पा चप्पा छान मारा। चंद मजीद रोज़ इसी चक्कर में गुजर गए। इसके बाद उन्होंने जयपुर के गिरदोनवा की खाक छानना शुरू कर दी और आखिर फैसला हुआ कि जयपुर से तकरीबन 15 मील दूर दौसा में रहाइश इख्तियार की जाए। जयपुर दिल्ली रेलवे लाइन से ये जयपुर से तीसरा स्टेशन था। चंद रोज़ की कोशिश के बाद 3 कमरों पर मुश्तमिल छोटा सा मकान हासिल कर लिया गया। इर्द गिर्द इन्होंने यही बताया था कि वो आकाश इंश्योरेंस कंपनी के सेल्स ऑफिसर हैं और अपने दफ्तर के लिए किसी मुनासिब जगह की तलाश के लिए यहाँ आए हैं। चंद ही हफ्तों में गिरदोपेश के कई अफराद इनके हल्का अहबाब में दाखिल हो गए। वो शाम को अपना ज़्यादा वक्त जमुना होटल में बैठकर गुजारते, जो कदरे खुली जगह पर था, और इसके छोटे से खूबसूरत लान में शाम के वक्त खासी रौनक होती थी। लान में बेज की कुर्सियां डाली हुई थीं, जहां कुछ लोग चाय से लुत्फ उठा रहे थे, जबकि अक्सरियत मैं को मुबारक चीज़ समझते हुए जाम के जाम लंडाती रहती थी।
इस होटल के साथ ही काफ़ी बड़ी हवेली थी। इमारत कभी खूबसूरत रही होगी, मगर अब मकीनों की बेतवज्जी या किसी और सबब से किसी हद तक वीरानी का मंजर पेश करती थी। एक शाम विजय और अमर सिंह होटल के लान में बैठे चाय पी रहे थे, जबकि इनके सामने की मेज़ पर डोसा का सबसे बड़ा बदमाश मुन्ना लाल शराब नोशी में मसरूफ़ था। इसके साथ इसके 5 हवारी भी खरमस्तियों में मशगूल थे। साथ वाली हवेली से एक पुरानी सी कार निकली, जिसे एक बावकार सी औरत ड्राइव कर रही थी। होटल के ऐन सामने आकर रुक गई। औरत थोड़ी देर स्टीयरिंग पर बैठी रही, चाबी घुमाती रही, फिर नीचे उतरकर कार का बोनट उठाकर देखने लगी। गालबन इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई थी। सामने बैठे मुन्ना लाल ने शराब की नई बोतल खोलते हुए इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, इसके सारे कसबल निकल गए हैं। चली थी मुसलमान होने। इसकी आवाज़ काफ़ी बुलंद थी, इसलिए सब लोग इसकी तरफ मतवज्जा हो गए। आवाज़ औरत के कानों तक भी पहुंच गई थी, क्योंकि इसने कहरालूद निगाहों से मुन्ने लाल की तरफ देखा। मुन्ने लाल ने पहले से भी बुलंद आवाज़ में कहा, हरामजादी देखती ऐसे है जैसे खा ही जाएगी। रस्सी जल गई मगर अभी तक बल नहीं गया। ठहर ज़रा, आज तो मैं तुम्हारी सारी मुसलमानी निकाल दूंगा। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। मुन्ने लाल के खड़े होते ही चारों तरफ खामोशी छा गई थी। सभी लोग इसकी तरफ मतवज्जा हो गए थे, जो बहके हुए कदमों के साथ इस कार वाली औरत की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान विजय ने अमर सिंह की तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली तो एक दूसरे की निगाहों में सवालिया अंदाज से झांकने लगे। दोनों के चेहरे पर उलझन के आसार बड़े नुमायां थे। इसकी वजह भी साफ ज़ाहिर थी, क्योंकि दोनों ही आने वाले लम्हात का अंदाज़ा लगा लिया था। लेकिन उलझन सिर्फ इस बात की थी कि इस मौका पर इनका अपना किरदार क्या होगा। दोनों को बखूबी इल्म था कि इन्हें सख्ती से यह हिदायत की गई थी कि अपने मिशन के दौरान वो किसी किस्म की गैर ज़रूरी हरकत के मुर्तकिब नहीं होंगे और कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे वो आम लोगों की निगाह का मरकज़ बन जाएं। अपनी तमाम तर तवानाई सिर्फ अपने मकसद के हसूल तक महदूद रखें और जल्द अज जल्द इस बात का पता लगाएं कि पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयों के असल ज़िम्मेदार अनासर की जड़ें कहाँ पर हैं और दहशतगर्दी के ज़रिए बेगुनाह पाकिस्तानी अवाम की जानों से खेलने वाले गुरीलों को कहाँ पर तरबियत दी जाती है और इस मामले में भारतीय हकाम जो गुनाहगार किरदार अदा कर रहे हैं, इसके दस्तावेजी सबूत फराहम किए जाएं ताकि बैनुल-अक़वामी बिरादरी के सामने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की क़यामत की दराज़ी का भेद खुल सके। बहरहाल मौजूदा सूरत-हाल ने अचानक ही जो रुख इख्तियार कर लिया था, इसकी वजह से वो दोनों इसका शिकार होकर रह गए थे। इसी दौरान मुन्ना लाल इस औरत के पास जाकर ठहर गया। औरत ने भी गालबन सूरत-हाल की संगीनी को महसूस कर लिया था, इसलिए जल्दी से कार का बोनट गिराकर वो ड्राइविंग सीट पर जा बैठी थी और कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी खराबी की बदौलत गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मुन्ना लाल पास खड़ा थोड़ी देर तक औरत को गहरी नज़रों से देखता रहा। इसकी आंखों में छाई हुई बदनीयती बड़ी वाजिया थी और इसके साथ सब कुछ भूलकर अब अमर सिंह मदाखलत पर उतर आया और इसे रोकना अब नामुमकिन है। इसने आगे बढ़कर एक झटके से कार का दरवाज़ा खोला और बाजू से पकड़कर औरत को बाहर खींच लिया। औरत ने हत्तुल मकान मदाफत की कोशिश की थी, लेकिन इस कमज़ोर औरत की इस सांड के सामने क्या हकीकत थी, इसलिए इसके खींचने पर वो गाड़ी से बाहर सड़क पर गिरी और चंद सानियों बाद खड़ी हो गई। इसने सहमे हुए लहजे में कहा, भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आखिर मुझे किस जुर्म की सज़ा देना चाहते हो? ये सुनकर मुन्ना लाल के मुंह से मुग़लज़ात का तूफ़ान उमड़ पड़ा। गाली देते हुए बोला, तुम अपना अपराध पूछ रही हो? ये पूछो कि तुमने कौन सा जुर्म नहीं किया। तुमने हम सब हिंदुओं के मुंह पर कालक मल कर इस 2 कौड़ी के मुसलमान से शादी रचाई और अभी तक उसके गम में हलकान हुई जाती हो। तुमने पूरी हिंदू जाति का अपमान किया है और इसकी सज़ा मैं तुम्हें देकर रहूँगा। वो घटिया प्रोफेसर जो जल्द ही फांसी के फंदे पर लटक जाएगा। ये सुनकर औरत बोली, खुदा के लिए ऐसी मनहूस बात अपनी बेहुदा ज़बान से ना निकालो। खुदा करे इन्हें मेरी उम्र भी लग जाए।
यह सुनते ही मुन्नालाल पर शैतानी जुनून तारी हो गया। इसने एक जोरदार थप्पड़ औरत के मुंह पर रसीद किया, जिससे इसके होंठों से खून रिसने लगा। वो बुरी तरह सहम गई थी। इसने सहमी हुई निगाहों से लोगों के हजूम की तरफ देखा, लेकिन अक्सर निगाहों में इसके लिए हमदर्दी की बजाय हकारत के आसार थे। औरत के चेहरे पर बेबसी और तैश की मिलीजुली कैफियत अयां थी। मुन्नालाल इसे बाजू से पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ घसीटने लगा। तभी औरत ने गालबन हर तरफ से मायूस होकर ऊपर आसमान की तरफ शिकायती निगाहों से देखा। शायद इसे यकीन हुआ चला था कि अब खुदा के सिवा कोई इसकी मदद नहीं कर सकता। वो हद्दुल मकान मज़ाहमत भी कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर इतने बड़े मजमे में कोई भी इसकी मदद के लिए आगे ना बढ़ा। इसकी डरी डरी नजरें और ज़बान खामोशी इंसानों के इस हजूम से सवाल कर रही थी कि दुनिया के इस पहले शख्स का नाम तो आदमी रखा गया था, मगर 20वीं सदी के निस्फ आखिर में भारत के इन जुनूनी जी रूहों के लिए भी क्या यही नाम तजवीज़ किया जा सकता है। अमर सिंह और विजय काफ़ी देर से अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। तमाम मसलहतों को बिलाए ताक रखकर अमर सिंह अचानक खड़ा हो गया। विजय ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और इससे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अमर सिंह की आंखों में छाई हुई खौफनाक चमक ने उसे कुछ कहने से बाज रखा। विजय समझ गया था कि सब कुछ भूलकर अब अमर सिंह मुदाखलत पर उतर आया है और उसे रोकना अब नामुमकिन है। अमर सिंह नपे तुले कदमों से मुन्नालाल की तरफ बढ़ रहा था और पास जाकर सर्द लहजे में बोला, इस औरत को छोड़ दो और इसे जाने दो। मुन्नालाल ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और इस्तहज़ाइया अंदाज में बोला, क्या बक रहे हो? जानते हो तुम किससे मुखातिब हो? मच्छर की तरह मसल कर रख दूंगा। अमर सिंह ने ठोस लहजे में कहा, मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूं, इसको छोड़ दो। औरत के चेहरे पर किसी कदर जिंदगी के आसार नमूदार होने लगे थे। बाकी सब लोग इस सूरत हाल की इस ड्रामाई तब्दीली को दिलचस्प निगाहों से देख रहे थे। कुछ निगाहों में अमर सिंह के लिए अफसोस और तरहम के जज्बात भी थे, क्योंकि वो जानते थे कि थोड़ी देर बाद इस जवान शख्स को अपनी इस जुर्रत रंदाना के संगीन नताइज भुगतना होंगे, और अगर जान से बच भी गया तो स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल जरूर ले जाया जाएगा। मुन्नालाल रुक कर गहरी नजरों से अमर सिंह को जांचने लगा। इसके पांचों साथी भी आसपास आकर खड़े हो गए थे। मुन्नालाल फिर बोला, क्या यह तुम्हारी बहन लगती है? अमर सिंह बदस्तूर सपाट लहजे में बोला, यह मेरी बहन है या बेटी, इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। मैं आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूं, इसे छोड़ दो और अपना रास्ता नापो। अब शायद मुन्नालाल को भी सूरत हाल की संजीदगी का एहसास हो चला था। वो औरत का हाथ छोड़ते हुए नखूत बड़े अंदाज में बोला, इससे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले तुम्हें देख लूं तुम कितने पानी में हो। यह कहते हुए उसने अपनी वास्कट की जेब से चाकू निकाल लिया। खंजरनुमा चाकू खुलने की कड़कड़ाहट फजा में बिखर गई। चाकू वाला हाथ फजा में बुलंद हुआ और इसने अमर सिंह पर वार कर दिया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ इसने सबको हैरत ज़दा कर दिया। अमर सिंह ने चाकू वाले हाथ की कलाई अपने एक हाथ से पकड़ रखी थी और मुन्नालाल अपना हाथ छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन अमर सिंह यूं इत्मीनान से खड़ा था जैसे इसने किसी शीरखोर बच्चे का हाथ पकड़ा हो। इस दौरान विजय अपनी मेज पर इत्मीनान से बैठा रहा था। इसे बखूबी इल्म था कि अमर सिंह 2-4 आदमियों के बस का रोग नहीं है। मुन्नालाल का चेहरा गुस्से और शर्म के मारे लाल बबूका हो रहा था और वो पूरी तरह इससे उछल कूद कर अपने हाथ छुड़ाने की सही कर रहा था। इसके साथी भी कुछ देर तक मुतहिर होकर अपने उस्ताद की हालत ज़ार का मुशाहदा करते रहे, लेकिन तब अचानक इन्हें होश आया और इनमें से एक ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाला। लेकिन जल्द ही अमर सिंह ने मुन्नालाल को गर्दन से पकड़कर अपने सामने कर लिया और इसके हाथ से चाकू छीनकर इसकी शारग पर रख दिया और बोला, अपने आदमियों से कहो कि पिस्तौल वगैरह फेंक दें, वरना तुम्हारी गर्दन दर्द से अलग होने में कतई देर ना लगेगी। मुन्नालाल ने हुक्म की तामील की। सभी लोग ये मंजर बेयकीनी से देख रहे थे।
अमर सिंह ने मुन्नेलाल को धक्का देकर अपने से अलग किया और बोला, मुझे आशा है कि तुम आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगे। इस बार तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मुस्तकबिल में भी मेरा रवैया यही रहे। वो औरत पास खड़ी अमर सिंह को ममनून आंखों से देख रही थी। अमर सिंह ने शफकत भरा हाथ इसके सर पर रखते हुए कहा, जाओ बहन, अब तुम्हें यह कुछ नहीं कहेगा। औरत की आंखें शिद्दत जज्बात से डबडबा गईं। आपने मुझ पर जो एहसान किया है इसका सिला तो सिर्फ खुदा ही दे सकता है। मुझ नसीबों जली के पास तो महज शुक्रिया के अल्फाज ही हैं। मेरा घर यहाँ पास ही है, अगर आप किसी वक्त वहाँ तशरीफ़ ला सकें तो मेरे बच्चे और बूढ़ा बाप भी अपने मौसम का शुक्रिया अदा कर सकेंगे। अमर सिंह ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, बहन मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा, तुम खातिर जमा रखो। औरत ने जाते हुए कहा, भैया आपने मुझे बहन कहा है, मुझे यकीन है आपने इस लफ्ज़ की मुकम्मल हुर्मत के साथ इसे इस्तेमाल किया है। मैं उम्मीद रखूँगी कि आप हिंदू होने के साथ अच्छे इंसान भी साबित होंगे। अमर सिंह की समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी इन काटदार बातों का क्या जवाब दे। बहरहाल इसने कहा, खतून अच्छे और बुरे लोग हर कौम में होते हैं। अब तुम जाओ और किसी मैकेनिक वगैरह को भिजवा कर गाड़ी मंगवा लो। इस दौरान मुन्नेलाल समेत सभी से हैरत से तक रहे थे। अमर सिंह वापस अपनी मेज़ पर आकर इस इत्मीनान से बैठ गया जैसे कोई बात ही ना हुई हो। विजय बोला, उस्ताद आज तो खूब रंग जमाया। लेकिन अमर सिंह ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। थोड़ी देर बाद इन्हें यकीनन हैरानी का सामना करना पड़ा जब मुन्नालाल आकर पास खड़ा हो गया और बैठने की इजाज़त चाही। अमर सिंह ने इसे बैठने के लिए कहा और विजय को कहा कि इसके लिए भी चाय मंगवाए। चाय खामोशी से पी गई। बाद में अचानक मुन्नेलाल हाथ जोड़कर बोला, श्रीमान जी मुझे माफ़ कर दें, आप तो कोई बड़ी पहुंची हुई है शख्सियत हैं। मैंने आज से आपको अपना गुरु तस्लीम कर लिया है। आप इंसान नहीं कोई देवता हैं। किसी इंसान में इतनी शक्ति और धीरज नहीं हो सकता। यह सुनकर अमर सिंह ने इसे टोका, फजूल बातें ना करो, मैं कोई देवता वगैरह नहीं, महज एक शरीफ आदमी हूँ। और याद रखो हर शरीफ आदमी देवता होता है। शराफत बजाते खुद सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन मुन्नेलाल का इसरार था कि अमर सिंह इसे अपने हल्का इरादत में शामिल करे।